सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आपके जो 20 है उसका अब जो सिलसिला शुरू हुआ था और ज़ाहिर है एक बहुत ही अहम टूर्नामेंट है। पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड में जो वर्ल्ड कप है 224 का उसमें आपके ग्रुप से ही बाहर हो गया, आपके शामिल नहीं हो सका। तो इस सिलसिले में हमने इस अहम तरीन जो प्रोग्राम है तब्दीली डॉक्टर दानिश के साथ में कोशिश की कि पाकिस्तान के मायनाज आम क्रिकेटर नहीं, मायनाज क्रिकेटर को जिनका पाकिस्तान और दुनिया में रिकॉर्ड है उनको आपके सामने लाएं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाएं इस क्रिकेट के हवाले से भी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल नज़र आ रहा है, वुमेन क्रिकेट का भी और मैन क्रिकेट का भी, उसके असबाब भी मालूम करें और सोल्यूशन भी उनसे लें कि क्या सूरत हाल हो सकती है। तो आज भी हमारे पास एक मायनाज क्रिकेटर हैं, अजीम खिलाड़ी हैं, अजीम विकेट कीपर, मतलब एक बड़ा नाम दिया उन्होंने विकेट कीपर के तौर पर पाकिस्तान को। रॉडनी मार्श, जेफ डोजॉन, एलन नॉट इनके करीब हैं, बिल्कुल साथ हैं और पाकिस्तान में उनका एक बड़ा नाम है। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, क्रिकेट बोर्ड में भी काम किया उन्होंने, साबिक डायरेक्टर PCB और साबिक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी रहे हैं। और मेरे साथ आज हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान का एक और अजीम क्रिकेटर आज हमारे साथ है और वो है वसीम बारी साहब। वसीम बारी साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? वालेकुम सलाम। अब आवाज़ अभी आ रही है आपकी भी बहुत अच्छी तरह आ रही है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान के वैसे तो आपने काफ़ी लोगों का शिकार किया है, विकेट के पीछे एक पूरी डिटेल है, लेकिन जाहिर है हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप माशाल्लाह दुनियाए क्रिकेट के जो अजीम विकेट कीपर हैं, रॉडनी मार्श, जेफ डोजॉन, एलन नॉट, उसी के साथ खड़ा किया जाता है आपको। अमूमन लोग बॉलर बनते हैं या बैट्समैन पे बनना बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जाहिर है विकेट कीपिंग भी बैट्समैन बैटिंग करता है, आपने बैटिंग की है और काफ़ी मौके पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, लेकिन विकेट कीपर बनने का ख्याल आपको कब आया सर, कैसे आया? थोड़ा सा इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब और मेरे दादा जो थे कराची में एल्फिस्टन स्ट्रीट पर रहते थे, और आपको जैसे मालूम है कि एल्फिस्टन स्ट्रीट के नज़दीक ही जहांगीर पार्क एक क्रिकेट ग्राउंड होता था। जहांगीर पार्क ऐसा एक ग्राउंड था जहां पाकिस्तान के सब क्रिकेटर्स आकर खेलते थे, और हम 5 मिनट की वॉक थी, हम एल्फिस्टन स्ट्रीट पर रहते थे। तो इस तरह हम रोज़ शाम को 5 बहन भाई जाते थे जहांगीर पार्क में और क्रिकेट को देखते थे और बॉल्स उठाते थे नेट के पीछे। तो इंतखाब आलम साहब और इम्तियाज़ साहब और महमूद हुसैन साहब, हनीफ साहब, वज़ीर साहब, सब लोग ये आते थे प्रैक्टिस करने के लिए जहांगीर पार्क। कहा जाता था कि जहांगीर पार्क जो है वो क्रिकेट का दिल है पाकिस्तान का। तो इस तरह हमारी क्रिकेट में आप कह लें कि इंट्रोडक्शन हमारा क्रिकेट में ऐसे हुआ कि जहांगीर पार्क की वजह से। अच्छा, लेकिन आपने ये फैसला किया कि आप विकेट कीपर बनेंगे, ये फैसला आपने किसी को देख के मुतासिर होकर किया था या आपका ये? विकेट कीपिंग का फैसला इसलिए किया कि मेरे वालिद साहब जो थे वो तो थे लुधियाने कॉलेज में पढ़ते थे और डॉक्टर जहांगीर साहब उनके प्रिंसिपल थे। तो मेरे फादर तो फुटबॉलर थे, लेकिन उनका फेवरेट क्रिकेटर पाकिस्तान टीम में इम्तियाज़ साहब होते थे, इम्तियाज़ अहमद साहब। और हमेशा वो कहते थे कि जी कॉट इम्तियाज़ बोल फजल। तो इस तरह उनको जो फेवरेट क्रिकेटर था वो इम्तियाज़ साहब थे। तो इस तरह मेरे वालिद साहब के फेवरेट क्रिकेटर इम्तियाज़ साहब थे। तो मैंने भी ये फ़ैसला किया कि अगर अब अल्लाह मियाँ ने मुझे क्रिकेट खिलाई पाकिस्तान के लिए तो मैं इम्तियाज़ साहब की जगह लूँगा। तो इस तरह हम
मैंने विकेट कीपिंग शुरू की। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि एक सवाल ये भी पूछता हूँ कि आप दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन को आपने आउट किया और रिकॉर्ड्स भी बनाया, कोई ख़ास वाक़या जो आप समझते हैं कि आपको हमेशा याद आता है और बड़ा बेहतरीन, यानी बहुत ऐसा वाक़या है जो आप याद रखते हैं? वैसे तो आपने कई लोगों को आउट किया है, स्टम्प किया है और कैच किया है, सर कोई ऐसा वाक़या, एक ही वाक़या? बिल्कुल, जब हम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर गए मुश्ताक साहब की क़ियादत में, तो बारबेडस का मैच हो रहा था और रेस्ट डे था। मैं और ज़हीर अब्बास साहब समंदर में चले गए, तो समंदर में हमारी डिंकी निकल गई पीछे से। ना मुझे सिर्फ स्विमिंग आती थी, ना ज़हीर को आती थी, लेकिन लकीली कोस्ट गार्ड्स उस होटल में 5 स्टार होटल था, तो कोस्ट गार्ड से उन्होंने हमें बचा लिया। तो दूसरे दिन जब मैं गया खेलने के लिए, तो मैं नंबर 11 पाकिस्तान टीम में गया खेलने के लिए, और मेरे साथ मरहूम वसीम राजा खेल रहे थे। हमने 130 रन की पार्टनरशिप की। तो जो क्लाइव लॉयड साहब आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि बारी साहब, आप समंदर में डूब जाते कल तो हमारे लिए अच्छा होता, कम से कम हमारी जान तो बच जाती। तो इस तरह का हमारा रिलेशनशिप हमारे जिन साथियों के साथ था, तो ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि अगर हम उस दिन कोस्ट गार्ड्स हमें नहीं बचाते, तो मैं और ज़हीर अब्बास साहब तो अल्लाह मियाँ के अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। अच्छा सर, दुनियाए अजीम बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा हुए हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर। मैं चाहूँगा सर कि आपके ज़रिए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने बैटिंग भी की है, आपने विकेट के पीछे उनको लोगों को आउट भी किया है, आपके लिहाज से कौन क्रिकेटर पाकिस्तान का और कौन क्रिकेटर वर्ल्ड का जो आप समझते हैं कि बड़ा बेहतरीन क्रिकेटर, चले बेहतरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं सर। देखें जी, ये तो बड़ा आसान सवाल है। जिस वक्त हम खेलते थे क्रिकेट और जिस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम मजबूत टीम थी दुनिया में, तो उनके टीम में तो काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। ग्रेनिज था, हेन्स था, क्लाइव लॉयड था, कालीचरण था, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग ग्रेट प्लेयर था और सबसे बेहतर था वो विव रिचर्ड्स था। विव रिचर्ड्स में मैं समझता हूँ कि जिस ज़माने में हम खेलते थे वो बेहतरीन प्लेयर था, और पाकिस्तान के सर प्लेयर था पाकिस्तान में, और इसलिए इसमें कोई मुझे शक नहीं है बिल्कुल। नहीं, बेहतरीन नाम लिया है सर आपने, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हनीफ साहब पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी थे, और उन्होंने बहुत 3 दिन बैटिंग की वेस्ट इंडीज़ में, गिलक्रिस्ट के आगे, हॉल के आगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको हम ग्रेट ना, ट्रूली ग्रेट कहेंगे कि हनीफ साहब वाज ट्रूली ग्रेट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सर, आप दुनिया के भी मशहूर बैट्समैन थे पाकिस्तान के, नाम लिया जाता है। अच्छा सर, ये क्या वजूहत है कि पहले के दौर में ना इतनी फैसिलिटीज़ थी, ना पैसा था, डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी नहीं थी, जो अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने इंट्रोड्यूस किया, जिससे लोगों को पैसा वैसा थोड़ा बहुत मिला, लेकिन क्रिकेटर बहुत अजीम पैदा किए। लेकिन आज फैसिलिटीज़ है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, लाखों रुपए हैं और दूसरे ज़राए से भी पैसे मिलते हैं, फैसिलिटीज़ है। एक टूर्नामेंट में जितने खिलाड़ी हैं उतने ही, जिस तरह इस 92 में 15 ऑफिशियल्स गए हैं और हर तरह की उनको सपोर्ट हासिल है, लेकिन वो अजीम नाम आज के क्रिकेटर हासिल नहीं कर सके। इसकी क्या वजूहत है सर, क्या समझते हैं? देखें जी, जिस ज़माने में हम खेलते थे क्रिकेट, हमारी एक ही ख्वाहिश होती थी कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें। कमर्शियल थिंकिंग तो थी ही नहीं बिल्कुल। और जब हमें याद है कि जब हमने क्रिकेट शुरू की और पाकिस्तान के लिए हम खेले 1964-65 में, हमें 500 रुपये मिलते थे एक दिन के, तो 5 दिन के 2500 रुपये मिलते थे जो हमें टेस्ट की पार्टिसिपेशन के लिए दिए जाते थे। लेकिन हमारा जज्बा ये था कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करें, और इस जज्बे से जब हम खेलते थे तो अल्लाह मियाँ हमें कामयाबी भी देता था, और हम शायकीन पाकिस्तान हमारी इज़्ज़त भी अभी भी करते हैं, उस वक्त भी करते थे। तो ये हमारे लिए बड़ा एक तोहफ़ा था, और जब तक ये स्पिरिट नहीं होगी तो आप उस चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकते। एक्सेल आप जब भी करते हैं जब आपको
अपने मुल्क के प्यार होगा, अपने मुल्क के लिए कुछ आप करना चाहेंगे। पैसे की तो बात होती ही नहीं थी। तो अब ज़रा वर्ल्ड कमर्शियल हो गया, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट हैं पाकिस्तान के, वो चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस करे और हमारे प्लेयरों का नाम दुनिया में रोशन हो। तो मैं समझता हूँ ये सोच की बात है और स्पिरिट की बात है। अच्छा सर, ये बताइए कि इसमें कोई शक नहीं है कि स्क्वाश है, हॉकी है और क्रिकेट है, पाकिस्तान ने तारीख़ रकम की है सर पूरी दुनिया में। लेकिन हम आज देखते हैं स्क्वाश भी तबाह है, हॉकी भी तबाह हो गई है, क्रिकेट भी तबाही के दहाने पे आ गई है, वुमेंस भी और मेंस भी। चलें, मैं बाकी चीज़ों का तो नहीं पूछता, लेकिन ये बताएं कि क्रिकेट की तबाही की ज़िम्मेदार आप मसलन क्या वजूहात होगी आपके नज़दीक, जिसकी बुनियाद पर आज हमारी क्रिकेट तबाही के दाने पे पहुंची हुई है? और ये सारे सीनियर जितने भी क्रिकेटर आए, ज़हीर अब्बास, इंतखाब आलम, इकबाल कासिम, सब ने इसको माना। आप क्या कहते हैं सर? देखें जी, जब आपने क्रिकेट शुरू की 1964-65 में, उस ज़माने में कराची की एक लीग होती थी, कराची हॉट वेदर लीग। उसमें पाकिस्तान के सब खिलाड़ी खेलते थे और उनके साथ जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो भी खेलते थे। और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी होती थी, यूनिवर्सिटी क्रिकेट होती थी, कॉलेज क्रिकेट होती थी, स्कूल क्रिकेट होती थी। ये सारे ग्रास रूट की लेवल की क्रिकेट है। और जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी तो इसमें से प्लेयर निकलते थे। उस ज़माने में तो काउंटी क्रिकेट अभी शुरू हुई नहीं थी, तो द बेसिस ऑफ द क्रिकेटर्स के ये अपनी लोकल क्रिकेट को खेल कर आते थे। तो जब वो लोकल क्रिकेट हमारे साथ खेलते थे तो हमें हिम्मत अफजाई होती थी और हम सीखते थे और हम नई क्रिकेट के आइडियाज़ आते थे और हमें काफ़ी इससे हिम्मत अफजाई होती थी। लेकिन अब जैसे क्रिकेट कमर्शियल होती गई तो ये जो बेसिक ऑफ क्रिकेट है, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट और डिपार्टमेंटल क्रिकेट, ये ख़त्म होती गई। तो इसलिए आप देखें कि हमारे प्लेयर निकलने बंद हो गए। अब हमारे पास बैट्समैन निकलते ही नहीं हैं। हनीफ साहब थे, ज़हीर अब्बास साहब थे, जावेद मियादाद साहब थे, इंज़माम था, यूनुस था, यूसुफ था। ये सारे क्रिकेटर्स जो थे ये निकले थे डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से। और मैं समझता हूँ अभी तो हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट फिर शुरू होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हम शुरू कर दें डिपार्टमेंटल क्रिकेट उतना अच्छा होगा, फिर हमारे पास प्लेयर निकलने शुरू हो जाएंगे। जी, मैं यहाँ रोकूंगा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये बताइए कि मैं ज़रा इस पे आता हूँ, क्योंकि आप ख़ुद भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर के अलावा साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आप रहे, साबिक डायरेक्टर पीसीबी रहे, साबिक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहे। मैं सर पहले सिलेक्शन पे आता हूँ सर, कि ये जो सिलेक्शन की है टीम में, जिसमें 3 आपके विकेट कीपर को शामिल किया गया, और किस तरीके के बॉलर्स, किस तरीके के बैट्समैन, कोई एवरेज टीम कहते हैं लोग, ये एवरेज टीम है। ये ना कोई प्लानिंग थी वर्ल्ड कप की, ना ये टीम जो है उस क्लास की थी, और सिलेक्शन में भी बड़ी ख़राबी थी। कैसे देखते हैं मौजूदा जो टीम सेलेक्ट की गई थी सर आप? देखें जी, वर्ल्ड कप एक प्रीमियर टूर्नामेंट है और इसकी तैयारी टीमों ने, इंग्लैंड ने तो तैयारी लास्ट वर्ल्ड कप से शुरू कर दी थी। जब लास्ट कप में वो आखिरी नंबर पर आए तो उन्होंने तैयारी T20 की उस वक्त शुरू कर दी थी। हमारे, आपने देखा होगा कि हमारे तैयारी जो थी वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर की गई। रैपिड चेंजेस किए गए मैनेजमेंट में, क्रिकेट बोर्ड के रैपिड चेंजेस किए गए, कोचेज़ में रैपिड चेंजेस किए गए, सिलेक्शन में रैपिड चेंजेस किए, कप्तान में। तो जब आप किसी भी इदारे में इतने चेंजेस करेंगे तो उसको आप अच्छी प्लानिंग तो नहीं कह सकते। उसको तो आप ऐसे देखेंगे कि लास्ट मोमेंट पर ये तैयारी की गई है। और आप इसके रिज़ल्ट्स भी आपने फिर देख लिए कि रिज़ल्ट ये हुए कि हम USA की टीम से हार गए। तो हर काम के लिए तैयारी करनी ज़रूरी होती है, और जब तक अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप कुछ रिज़ल्ट्स नहीं ला सकेंगे।
तो आपने तो तैयारी 2-3 महीने पहले की। कोच तो आपका जो था वो अवेलेबल पहले नहीं था, वो 15-20 दिन पहले आया, ज्वाइन किया उसने टीम ने, तो उसको तो प्लेयर्स के मुतालिक इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि किस प्लेयर को किस जगह पर खिलाना है। जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया, आपने जिक्र किया कि बड़ी रैपिड तब्दीली लाई गई है मैनेजमेंट में, हमने देखा और पूरी दुनिया में हमने नहीं देखा। जैसे आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है 20 महीने में 4 दफ़ा तब्दील हो गया। बाकी ओहदों को भी आपने कहा जब चेयरमैन आता है वो अपने ही लाट लेके आता है, अपने लोगों को लेके आता है। और इस सूरत हाल में मैं एक बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रहे हैं और साबिक डायरेक्टर पीसीबी भी रहे हैं। सर, क्या समझते हैं कि ये जो आपका पीसीबी का चेयरमैन होता है, इसको क्रिकेट के बारे में मालूम हो या नहीं हो, उसको आना चाहिए एक, और क्या ये चेयरमैन पीसीबी का जो ओहदा है ये फुल टाइम ओहदा है सर, कि एक आदमी इस ओहदे में अगर आए तो फिर वो इसके साथ इंसाफ करे? क्योंकि अभी जो मौजूदा चेयरमैन है वो वजारत दाखिला बहुत अहम फुल टाइम जॉब है और पाकिस्तान की इंटरनल थ्रेड्स भी बहुत है। एक तरफ वो ओहदा है उनके पास, दूसरा पीसीबी का चेयरमैन है जहां इनको रेगुलर बुनियादों पर क्रिकेट को वॉच करना है, इंटरनेशनल क्रिकेट को देखना है, 12 टीमें हैं टेस्ट की, उनसे कोऑर्डिनेट करना, आईसीसी से कोऑर्डिनेट करना है। तो कैसे एक शख्स 2 अहम तरीन ओहदे को निभा सकेगा, आप समझते हैं? क्योंकि आपने काम किया हुआ है सर, बताएंगे? देखें जी, टू गिव अ स्ट्रेट आंसर, ये फुल टाइम जॉब है। अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसमें मार्केटिंग, लीगल एडवाइजेज, आपको डिपार्टमेंटल क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, आईसीसी के साथ कोऑर्डिनेट करना, बायलैटरल ताल्लुकात करने दूसरे बोर्ड्स के साथ, तो इट्स अ फुल टाइम जॉब, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो हो वो क्रिकेटर हो। अगर क्रिकेटर हो तो ज़्यादा बेहतर होता है कि उसको क्रिकेट की नॉलेज होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है और एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक लीगल एक्सपर्ट भी हो सकता है। और क्योंकि इट्स ए ऑर्गेनाइजेशन को हेड करना एक आसान चीज़ नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ क्रिकेट जॉब, इट इज़ अ जॉब फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट कंपनी। जैसे एसओ की कंपनी है, एंग्रो की कंपनी है, इस तरह का जॉब है ये। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेटर एक फुल टाइम जॉब करे। कि ये जो आपका क्रिकेट बोर्ड है इसमें जो लोग हैं, चलें चेयरमैन के लिए कम से कम क्रिकेट अगर जानना होना ज़रूरी है और फुल टाइम जॉब है, लेकिन अगर ये जो आपका बोर्ड है इसमें जो एसोसिएशन के 4 अफराद, आपके डिपार्टमेंट के 4 अफराद और आपके 2 कॉर्पोरेट के अफराद, 2 वज़ीर आज़म के अफराद, अमूमन सिफारशी लोग मौजूद हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि इस लेवल पर बोर्ड में पाकिस्तान में जो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं वो मौजूद हों, जिनकी मुशावरत से आपके बेहतर क्रिकेट पाकिस्तान को देखने को मिल सकती है? क्या कहेंगे सर? एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। पहले इस ज़माने में जब क्रिकेट 64 और 65 में तो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन होती थी, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन होती थी, वो अपने अपने इलाके में क्रिकेट को प्रमोट करती थी और क्रिकेट चलाती थी। तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छा सिस्टम था और वो सिस्टम फिर कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन ये पिलर्स ऑफ क्रिकेट कहते हैं, पिलर्स ऑफ क्रिकेट कहा जाता है कि कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम, द चीफ सेलेक्टर और कोच, ये पिलर्स ऑफ क्रिकेट इनको कहा जाता है। ये क्रिकेट डिसीजंस जो होते हैं ये इनकी कमेटीज़ को लेने चाहिए और जो अदर देन क्रिकेट डिसीजंस हैं वो क्रिकेट की बोर्ड को लेने चाहिए, जैसे एक कमर्शियल कंपनी में काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इस बात सही की कि जो क्रिकेट डिसीजंस हैं वो क्रिकेटर्स ही ले सकते हैं, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट 10-12 साल खेली हो, उनको नॉलेज अच्छी हो, उनका पैशन हो क्रिकेट, तो वो डिसीजंस बिल्कुल ठीक ले सकते। अब जैसे
इस दफ़ा की सिलेक्शन कमेटी 7 आदमियों की सिलेक्शन कमेटी थी। दुनिया में सिलेक्शन कमेटी सिर्फ 3 आदमियों की सिलेक्शन कमेटी होती है, और उस सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन, इस दफ़ा तो कोई चेयरमैन भी नहीं था, और चेयरमैन जो होता है वो बड़ा सीनियर क्रिकेटर होना चाहिए। वो चीज़ों को संभालता है और बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन कप्तान के साथ मिलकर देता है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट डिसीजंस क्रिकेटर्स को लेने चाहिए, अदर देन क्रिकेट डिसीजंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेने चाहिए। ये अच्छा सर, आप अगर इस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते, वैसे तो मौजूदा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो जाहिर है उनको क्रिकेट का तो इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है मौजूदा क्रिकेट के हालात को देखते हुए कि क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेट में जो टीम है इसमें बड़ी सर्जरी की जाएगी। तो आप क्या समझते हैं सर, किस किस्म की इस वक्त सर्जरी की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को? क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है पाकिस्तानियों के लिए, बहुत सारे ममालिक में उनके अवाम के लिए, कि वो अपना बड़ा हसास उनके साथ अटैचमेंट है। तो आप क्या समझते हैं, क्या मेजर चेंजेस होनी चाहिए, क्या सर्जरी होनी चाहिए सर? देखें, ये जो हाल ही में दौरा हुआ है वर्ल्ड कप का, और इसमें पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी वो अच्छी नहीं रही, तो सबसे पहले रूल ये है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर को रिपोर्ट देनी चाहिए अपनी। उसके बाद द कैप्टन ऑफ द टीम हैज़ टू गिव अ रिपोर्ट एज वेल। उसके बाद जो कोच है, जो चीफ हेड कोच है, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। उनकी रिपोर्टों को ऑडिट करना चाहिए और उसके बाद डिसीजन लेने चाहिए। जब टीम दौरे पर होती है तो उस वक्त तो अमूमन बोर्ड्स जो हैं वो डिसीजन नहीं लेते, वो टीम को वो रुकते हैं जब तक टीम वापस आ जाती है, टूर्नामेंट ख़त्म हो जाता है, फिर वो रिपोर्ट्स मांगते हैं कैप्टन से, बिकॉज कैप्टन की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि वाई द परफॉर्मेंस हैज़ नॉट बीन गुड। कोच की रिपोर्ट होनी चाहिए, कोच बताए कि जी क्या वजूहत हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, और इसके साथ साथ फिर चीफ सेलेक्टर को भी बताना चाहिए, बिकॉज ये लोग प्रोफेशनल्स हैं क्रिकेट में, और इनकी रिपोर्ट आनी बहुत ज़रूरी है, और इस रिपोर्ट की ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि क्रिकेट जो है मिलियंस बिलियंस की शौकीन है पाकिस्तान के तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पब्लिक करनी चाहिए, और पब्लिक जब आप करेंगे तो फिर इसकी करेक्शन भी हो सकेगी। अगर आप पब्लिक नहीं करेंगे तो करेक्शन नहीं हो सकेगी। अच्छा सर, ये बताएं कि एक कहते हैं, सभी ने माना इस बात को, कि पाकिस्तान क्रिकेट को बोर्ड को जिस तरह डिपार्टमेंटल क्रिकेट और आपके डोमेस्टिक क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है उन फैसलों ने, और मेरिट को जो हटाया गया है और मेरिट पे लोगों को नहीं लिया गया, आज भी मेरिट पे पीएसएल में, हालांकि सिर्फ पीएसएल ही एक ज़रिया था, वहाँ नहीं लिया गया। बूढ़ों की टीम ले गए, सिफारशी टीम ले गए, इस तरह की बड़े अहम तरीन क्रिकेटर और सेकंड दर्जे के, और आपने भी इस बात का सामने लेके आए। तो सर मेरा एक सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो जुआरी पैदा हुए पाकिस्तान में, बड़े नामी गिरामी नाम है इनमें, और इसके ऊपर फिर जस्टिस क़य्यूम साहब ने और जस्टिस भंडारी ने और जस्टिस वजी ने एक रिपोर्ट भी दी थी कि इन लोगों को क्रिकेट से बाहर कर दिया जाए जिनकी वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हमने देखा कि उस रिपोर्ट पर पीसीबी ने एक्शन नहीं लिया। ये रिपोर्ट पर आप सही कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट आई थी कुछ साल पीछे, और जस्टिस क़य्यूम ने आइडेंटिफाई भी किए थे कुछ क्रिकेटर्स जिनको क्रिकेट जॉब्स नहीं दी जाएं, उनको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखा जाए। तो कुछ प्लेयरों पर एक्शन हुआ और कुछ प्लेयरों पर एक्शन नहीं हुआ, ये आप सही कह रहे हैं। कुछ जैसे सलीम मलिक वगैरह हैं, इन पर एक्शन हो गया था, और इनके अलावा जो दूसरे क्रिकेटर्स थे उन पर एक्शन नहीं हुआ, उनको काफ़ी देर तक क्रिकेट एक्टिविटी से दूर रखा गया, लेकिन फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। आप समझते हैं कि सर ये जुआरियों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा उसको तो बैन कर देना चाहिए लाइफ के लिए। मैं तो उसमें इंटरेस्ट में हूँ कि जो प्लेयर प्रूवन जिसने गलत काम किया पाकिस्तान के लिए, जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, उसको पाकिस्तान क्रिकेट में उसकी कोई पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
और ऐसे प्लेयरों को खेलने देना भी नहीं चाहिए। अफगानिस्तान की टीम सर सेमीफाइनल तक पहुंची, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? और साउथ अफ्रीका जो बहुत दिनों तक यानी कई टूर्नामेंट में वो सेमीफाइनल से पीछे हट जाता था, इस दफ़ा फाइनल आया है, क्या कहेंगे सर इस पे? साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा से सेमीफाइनल और फाइनल में आकर हार जाती थी, तो कहते थे कि ये प्रेशर क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने तैयारी अच्छी की हुई है। उनके जो फास्ट बॉलर जेंसन है, वो सबसे टॉलेस्ट मैन, उसने तो अफ़गानिस्तान टीम का कबाड़ा कर दिया। मैंने 56 में आउट कर दिया। कोई सेमीफाइनल में कोई टीम इतने कम टोटल में आउट नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमको अफ़गानिस्तान की तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने क्रिकेट काफ़ी लेट स्टार्ट की, लेकिन उनके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे हैं। सेमीफाइनल में आकर हारना कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान को हमने मुबारकबाद देनी चाहिए और उनकी खेल की तारीफ़ करनी चाहिए। और भारत की परफॉर्मेंस भी आपके सामने, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी प्लानिंग से वो उतरे और उस प्लानिंग के तहत ही वो जीते, जो नज़र आता है, जो कहते हैं क्रिकेटर्स, और वो ये कहते हैं कि वो पहले से ये शुरू था कि हमने ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बहुत हार्ड हिटिंग कर रहा था और बड़ा स्कोर बना रहा था, तो उन्होंने ये सोचा कि हमारी जो स्कोर है वो हमें जिता सकता है अगर हमने बहुत ज़्यादा स्कोर किया। और फिर हमने देखा कि उन्होंने इस प्लानिंग के तहत उतरे और उनके हर बैट्समैन ने कोशिश की और कामयाब हुए। T20 में आप कुछ नहीं कह सकते। एक रन आउट से आप मैच जीत सकते हैं, एक कैच से आप मैच जीत सकते हैं, एक ओवर से आप मैच जीत सकते हैं। तो क्रिकेट में T20 में आप कुछ नहीं कह सकते कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन इंडिया बड़ी बैलेंस टीम है और उनका जो कप्तान है रोहित शर्मा, वो बड़े फॉर्म में है। मैंने उनकी इनिंग्स टेलीविज़न पर देखी है। वो ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। मेरा मतलब जो उसने स्टार्क को अटैक किया, 22 रन 25 रन ओवर में एक कर दिए, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी से शुरू किया खेल, और इसी वजह से आपने देखा कि एग्रेसिव क्रिकेट खेले। और आजकल T20 में स्मार्ट क्रिकेट खेलनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, अब जैसे पाकिस्तान का पहले 5 ओवरों में स्लोवेस्ट टोटल है। अब आप अगर आप कंपेयर करें दूसरे टीमों का, डिकॉक का साउथ अफ्रीका, उस साउथ अफ्रीका की टीम, वो डिकॉक पहले ओवर से ही शुरू हो जाता है और पावर प्ले में वो एडवांटेज लेता है। तो ये स्मार्ट क्रिकेट दूसरी टीमें खेल रही हैं, हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। हमको भी स्मार्ट क्रिकेट खेलने की ज़रूरत होगी। आप क्या समझते हैं फाइनल फिर कौन जीतेगा? साउथ अफ्रीका जीतेगा या भारत जीतेगा? साउथ अफ्रीका को डिकॉक अगर शुरू में रन्स कर जाए, और तेज़ रन्स करता है वो बहुत, तो अगर उसके 70-80 रन हो जाएं तो साउथ अफ्रीका को एज मिल जाएगा, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो भी बड़ी मजबूत है। ठीक है। अच्छा सर, मैं ज़रा सा 1-2 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पूछना चाहता हूँ। वो ये सर कि पीसीबी का जो बजट है वो सर बहुत बड़ा बजट है और पीसीबी उसको इंडिपेंडेंटली यूज़ करती है और अरबों और खरबों रुपए उसमें होते हैं। 2017 की जो ऑडिट रिपोर्ट है, जिसको 2019 में मैंने ही ऑन एयर किया था, और उस ऑडिट में अरबों रुपए की करप्शन थी सर। लेकिन उस जो अरबों रुपए की करप्शन थी वो एफआईए में गई, एफआईए ने इंक्वायरी की, और मेरी मालूमात भी ये है कि एफआईए ने इंक्वायरी को इन डिटेल की और इस नतीजे में पहुंची कि चंद अहम तरीन लोगों पर एक्शन होना था, लेकिन इमरान खान ने उस इंक्वायरी को रोक दिया। तो आप समझते हैं सर ये जो पीसीबी का अरबों रुपए का बजट है इसे मिसयूज़ किया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट में भी है अरबों रुपए की इसमें करप्शन है, तो इसको मॉनिटर करने के लिए कोई ऑल्टरनेट सिस्टम होना चाहिए सर? इसमें तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो मुझे रिकॉल करता हूँ, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑडिटिंग होती है और ऑडिटिंग रेगुलर बेसिस पर होती है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी क्वेश्चन पूछती है काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी तो होती है, मगर अकाउंटेबिलिटी हुई है या नहीं हुई ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होती है। तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी करता है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो सबसे बड़ी कमेटी नेशनल असेंबली की, वो भी करती है। वसीम बारी साहब, यहाँ रोकूंगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। अच्छा सर, ये एक इल्ज़ाम आ रहा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और माजी में भी हमने देखा कि जो आजकल के क्रिकेटर्स हैं वो आपके अपनी फैमिलीज़ के साथ मूव करते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में रहते हैं, हालांकि कर्फ्यू भी होता है, इंटरनेट आईसीसी भी वॉच कर रही होती है, पीसीबी भी होता है, लेकिन हमें बड़ा कंप्लेन मिली कि कप्तान जो हैं वो गायब हैं रात को और दूसरे खिलाड़ी गायब हैं और 12 यानी 10 बजे के बाद भी बाहर नज़र आ रहे हैं। एक तो ये डिसिप्लिन हमें नज़र आया, दूसरा हमें ये नज़र आया सर कि ये इल्ज़ाम भी सामने आ रहा है कि क्रिकेटर्स की फैमिली पीसीबी के फंड्स पर गई है और उनकी होटल बुक हुए हैं, 15 खिलाड़ी हैं, लेकिन जो बात आ रही है वो ये है कि कई आपके रूम जो हैं वो बुक किए गए थे पीसीबी के ख़र्चे पर। तो ये जो फैमिली को ले जाते हैं और ये फैमिली जाती है और फिर ये फैमिली के साथ घूमते हैं और ये फिर जो डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होते हैं, 10 बजे के बाद जो कर्फ्यू होता है उसको भी तोड़ देते हैं, तो ये क्या चीज़ है सर? इससे किस कदर नुकसान पहुंचता है? नॉर्मली हर क्रिकेट टीम्स जो दुनिया की हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया या साउथ अफ्रीका, ये लिमिटेड पीरियड के लिए फैमिलीज़ को अलाउ करते हैं, लेकिन फैमिलीज़ की जो खर्चा है, एक्सपेंसेस, वो बेयर इंडिविजुअल ख़ुद करता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए, एक हफ़्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए ये वेरियस क्रिकेट बोर्ड इजाज़त देते हैं फैमिलीज़ को, इमीडिएट फैमिलीज़ को अपने साथ रखने के लिए। तो और उसका जो ख़र्चा होता है, जो एक्सपेंस होता है, रूम रेंट वगैरह, और दूसरा वो इंडिविजुअल ख़ुद बेयर करता है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये टीम गई है 15 रुकनी, क्या माजी में भी ऐसा हुआ है? हमने देखा कि इसमें 15 रुकनी आपके ऑफिशियल्स भी गए हैं, कोचेज़ हैं, तो उसमें सिलेक्टर्स भी इवन चले गए। एक सिलेक्टर जो बेज़ाहिर वहाब रियाज हैं, उनको सीनियर मैनेजर बनाकर भेज दिया गया। अमूमन तो सिलेक्शन का काम होता है कि वो सिलेक्ट कर दे टीम, तो उसके बाद चीफ सिलेक्टर के तौर पे इन्होंने एक्ट किया, तो इनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये सीनियर मैनेजर के तौर पे गए। हालांकि पाकिस्तान की तारीख़ में हमने नहीं देखा कि मैनेजर भी मौजूद है और सीनियर मैनेजर कोई इंडक्ट किया गया हो, ये पाकिस्तान की तारीख़ में हमने तो नहीं देखा, हमें ज़रूर गाइड कीजिएगा। और दूसरा, हमने वर्ल्ड कप जीता 92 का, उसमें इंतखाब आलम के साथ जो हैं वो 2 आदमी थे, इससे पहले भी ऑफिशियल 2, 3, 4, 5 लोग होते थे। तो 15 रुकनी टीम के साथ 15 रुकनी ऑफिशियल, कैसे देखते हैं सर इसको? देखें, अब तो पहले ज़माने में जो कोच होता था वही मैनेजर होता था और बड़ी लिमिटेड लोग जाते थे, लेकिन अभी जो है तादाद बढ़ गई है, क्योंकि अब एनालिस्ट और बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच और फिटनेस कोच, ये सारी कोचेज़ ऐड हो गए हैं। तो ये तो बात सही है कि नंबर बढ़ गया है, मगर ये नहीं मुझे मालूम कि कितने नंबर बढ़ गया, आई कांट से फॉर दैट, मगर कुछ नंबर पहले से बढ़ गए हैं, क्योंकि डिफरेंट कोचेज़ भी ऐड हो गए हैं कोचिंग स्टाफ के साथ। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैनेजर जो है एक सीनियर आज क्रिकेटर मैनेजर के तौर पर जाता है टीम के साथ, और फिर वो उसका काम होता है कि डिसिप्लिनरी मेंटेन करें। अमूमन कर्फ्यू टाइमिंग्स भी होती हैं, डिनर टाइमिंग्स भी होती हैं, और इसके अलावा कंप्लीट डिसिप्लिन जो है वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेंटेन करे, और फिर वो आकर विदिन 7 डेज़ मैनेजर को अपनी रिपोर्ट देनी होती है टू द क्रिकेट बोर्ड। ठीक। अच्छा सर, एक और सवाल मैं रह गया था, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी शामिल कर लेता हूँ, कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें सर 45 लाख 50 लाख रुपए सिर्फ पीसीबी देखता है और परफॉर्मेंस सर कुछ भी नहीं है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब ख़त्म करके, आपने जिस तरह कहा कि इन खिलाड़ियों को भी जो कि जिनकी परफॉर्मेंस है, बड़ी एज हो चुकी है, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, अब इनको ही खिलाया जा रहा है, यही एक टीम सामने नज़र आती है। ऐसा मोनोपोली बना दिया इन लोगों ने कि दोस्ती सिफारिश पे ये टीम चल रही है। इन सब को ख़त्म करके इनसे कहा जाए कि जाएं आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपनी परफॉर्मेंस वहाँ से बनाएं
और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेरिट पर सिलेक्ट किया जाए सर, क्या कहेंगे? यही होना चाहिए जो आप बता रहे हैं। सिलेक्टर्स का काम ये है कि वो सिलेक्शन ऑन मेरिट करें, सिलेक्शन ऑन परफॉर्मेंस करें और सिलेक्शन करें ऑन फिटनेस को। अगर कोई चीज़ इरेगुलर होती है तो उसकी क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्शन ले सकता है कि आपने वायलेट किया कॉन्ट्रैक्ट को, और प्लेयर्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो दे आर बाउंड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। सर आज कल की जो क्रिकेट थी, वो जो आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कल की क्रिकेट जिसका आपने हवाला भी दिया है कि कल की क्रिकेट हमने देखा कि क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए खेलते थे, आज के क्रिकेटर पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। मसलन एक बड़ा जुमला है मोहसिन हसन खान का कि डोंट प्ले विथ पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। तो सर पाकिस्तान टीम में इस क्रिकेट को सियासत से पाक होना चाहिए सर, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम या कोई भी खेल या कोई भी शोबा पाकिस्तान की सियासत से पाक नहीं है। आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जहाँ भी खेलती है उनका ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का जैसे गुजरती है ग्राउंड में, वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग लगा रहता है और ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग को वो टच कर जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि उनको ये दे रिमेंबर दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑस्ट्रेलिया एंड दे हैव टू डू वेल एंड दे हैव टू प्ले विद फुल स्पिरिट। इसी तरह से पाकिस्तान का भी झंडा ग्राउंड में लगाया जाता था और हर प्लेयर उस झंडे को हाथ लगा कर जाता था कि टू इंश्योर दैट दे प्ले विद फुल स्पिरिट एंड दे आर प्लेइंग रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन दिस ग्राउंड। तो ये चीज़ें जो हैं ये हर मुल्क डिफरेंटली करता है मोटिवेशन के लिए और जज्बे के लिए। और मैं समझता हूँ अगर जज्बा नहीं और मोटिवेशन हो या आपकी जैसी मर्जी टीम हो, आप जीत नहीं सकते अगर आपकी स्पिरिट और मोटिवेशन नहीं हो कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको 100% पाकिस्तान के लिए देना है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी ट्रेडिशन है और अगर पाकिस्तान भी ये फॉलो करता है तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड थिंग। ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर, आज आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। नहीं दे देते हैं लेकिन आपने हमारे चैनल के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और एक ऐसे मौके पे जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो खेले जाने वाला है। और वसीम बारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।